अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंटिन्यूएशन ऑफ पाइपलाइन आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जितनी हमने पाइपलाइन पढ़ी थी, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है समझने वाली, वो ये है कि गोल इज़ टू मैक्सिमाइज द सीपीआई, यानी कि साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन हमने मैक्सिमाइज करनी है। ठीक है, यानी कि जितनी से ज़्यादा हम इंस्ट्रक्शन साइकिल्स जो हैं वो पास कर सकेंगे थ्रू टाइम, यानी कि दी थ्रेशोल्ड और सॉरी द थ्रूपुट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जितनी हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे उतना हमारा सिस्टम बेहतर होगा। तो पाइपलाइन की सीपीआई जो है वो कम्युलेशन है। मतलब इसमें ये फैक्टर्स बेसिकली ऐड अप होते हैं। एक तो आपके जो आइडियल पाइपलाइन की सीपीआई है, आइडियल पाइपलाइन की सीपीआई का मतलब ये है कि किसी किस्म का हैजर्ड अगर ना हो तो आइडियल पाइपलाइन फिर भी कुछ ना कुछ टाइम लेगा। ठीक है, तो जो भी आइडियल पाइपलाइन टाइम लेती है वो टाइम आप लूज नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्ट्रक्चरल स्टॉल्स की वजह से आ रही है। तो इनको हमने रिमूव करना है या मिनिमाइज करना है इसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो जो भी ये टाइम लेगा लेगा, लेकिन अगेन इफ वी कैन गेट रिड ऑफ स्ट्रक्चरल स्टॉल्स, डाटा हैजर्ड स्टॉल्स एंड कंट्रोल हैजर्ड स्टॉल्स, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। इसमें स्पेसिफिकली अगर आप गौर करें कि स्ट्रक्चरल स्टॉल्स को मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन डेटा हैजर्ड स्टॉल्स और कंट्रोल हैजर्ड स्टॉल्स की मैंने बात की है, क्योंकि जिस वक्त हार्डवेयर मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो उस वक्त बेसिकली ये जो फैसले लिए जा चुके होते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर कौन से पोटेंशियल पिटफॉल्स हैं जो कि स्टॉल्स कॉज करेंगे, एंड दीज शुड बी टेकन केयर ऑफ इन द हार्डवेयर, एंड दीज आर टिपिकली एसोसिएटेड विद रिसोर्सेज। ठीक है, तो पैरेललिज्म है इन द हार्डवेयर लेवल एंड द एबिलिटी टू हैव, let's say, multiple channels for resources या number of resources that can be shared. This is a hardware concern, लेकिन what we can work with is data hazard and control hazard. तो data hazard हम already बात कर चुके हैं और control hazard की हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं। ये आज हम control hazard को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। ठीक, so the goal is to decrease the overall pipeline CPI obviously. CPI जितना कम होगा उतनी मतलब कि आपको जो टाइम है वो बेहतर होता जाएगा। और जब हम ILP की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म की बात करते हैं, तो हमारे पास दो किस्म की अप्रोचेज हैं। एक हमारी हार्डवेयर बेस्ड अप्रोचेज हैं और एक हमारी सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोचेज हैं। एंड बाय द वे, हार्डवेयर बेस्ड अप्रोचेज को हम डायनामिक शेड्यूलिंग अप्रोचेज कहेंगे और सॉफ्टवेयर या कंपाइलर बेस्ड अप्रोचेज को हम स्टैटिक अप्रोचेज कहेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली जो बात कर रहे हैं वो उन स्टॉल्स की बात कर रहे हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं इंडियन आर्किटेक्चर। ठीक, तो लेट्स से कि इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म क्या है। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पाइपलाइनिंग ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस या allowing multiple instructions to execute at the same time। और आपको पता है कि पाइपलाइन में विद अ सर्टेन ओवरलैप ये हो रहा होता है। ठीक है, तो इन अ सेंस यू कैन से दैट अ पाइपलाइन इज पैरेललिज्म। ठीक है, सो क्योंकि पाइपलाइन क्या कर रहा होता है, पाइपलाइन इज इक्वल टू इज पैरेललिज्म, इसके अंदर कंपोनेंट या स्टेजेस ऑफ द पाइपलाइन जो है वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिस वक्त इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रही है पार्शियली, उस वक्त इंस्ट्रक्शन 2 भी एग्जीक्यूट हो रही होगी एट एनी। ठीक है, 4 भी हो रही होगी, 5 भी हो रही होगी, 6 भी हो रही होगी एट एनी पॉइंट इन टाइम। लेट्स से इफ दिस इज द पॉइंट इन टाइम, ठीक है, और ये मेरा टी एक्स है, तो इस वक्त हर इंस्ट्रक्शन जो है वो इन पैरेलल एग्जीक्यूट हो रही है। So this pipelining is an example of instruction level parallelism for a single core process। ये बिल्कुल क्लियर है कि डिग्री ऑफ ILP जो है वो डिपेंडेंसीज और हैजर्ड्स। ठीक है, तो हैजर्ड्स जो हैं वो आपकी
डिपेंडेंसीज जो हैं वो typically cause करेंगी hazards. I mean, these are one thing that causes and may cause hazards, and hazards are going to be the cost, I mean the problem, and the obviously the cost associated with it. कुछ यहाँ पे टेक्निक्स देख लें, और ये जो है मैंने आपको कहा था, दिस इज पार्ट ऑफ योर, आई मीन माय अजम्पशन इज दैट यू आर डूइंग इट। आपका जो एग्जाम भी होगा तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपने अपेंडिक्स सी पढ़ी भी है, ठीक है? तो ये अपेंडिक्स सी के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया गया चैप्टर 3 में भी और अपेंडिक्स सी के अंदर भी। ये कुछ अप्रोचेज हैं, हमने फॉरवर्डिंग एंड बाईपासिंग देख ली थी, ठीक है? ये तो हम जनरली डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम ये देखेंगे तो हमारे आने वाले टाइम में हम वी विल लुक इनटू लूप अनरोलिंग, ट्रांस प्रेडिक्शन, डायनामिक शेड्यूलिंग, हार्डवेयर स्पेकुलेशन, और ये भी हम देखेंगे, ठीक है? इनफैक्ट ये भी हम देखेंगे, लेकिन ये सारे के सारे यहाँ पे मैंने मेंशन, मतलब इस टेबल के अंदर मेंशन हुआ है कि किस अपेंडिक्स के अंदर किस जगह पे और चैप्टर 3 के अंदर किस जगह पे जो है ये है, ठीक है? इनफैक्ट ये वाले शायद अभी हम ना करें इस सेशन के अंदर, लेकिन एटलीस्ट अप टू हियर वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम, ठीक? तो ये एक सॉर्ट ऑफ समरी है कि कौन सी टेक्निक जो है वो किस हैजर्ड को रिड्यूस करती है, ठीक? अब जनरली हम देख लेते हैं कि स्टैटिक वर्सेस डायनामिक शेड्यूलिंग क्या चीज़ है। अगर आपको याद हो कि डायनामिक शेड्यूलिंग वो शेड्यूलिंग है जो कि लेट मी जस्ट गो बैक, ठीक है? डायनामिक शेड्यूलिंग हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच है और स्टैटिक शेड्यूलिंग जो है आपकी सॉफ्टवेयर या कंपाइलर बेस्ड अप्रोच है। तो डायनेमिक शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? व्हाट आर द सम ऑफ द रीजंस व्हाई आई वुड नॉट यूज डायनेमिक शेड्यूलिंग? आई एम नॉट सेइंग कि डायनेमिक शेड्यूलिंग हम करते नहीं है, हम काफ़ी सारी डायनेमिक शेड्यूलिंग करते हैं, लेकिन वी कैन नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स विद डायनेमिक शेड्यूलिंग, ठीक? और उसकी वजह क्या है कि ऑब्वियसली आपका हार्डवेयर का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है? जाहिर सी बात है, उसके हिसाब से आपकी पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, फिर आपका डिज़ाइन की जो कॉस्ट है और उसकी वेरिफिकेशन कॉस्ट है ये भी बढ़ जाती है, ठीक? ये मेन इसके प्रॉब्लम्स हैं। उसके मुकाबले में कंपाइलर कैन इजीली कंप्यूट इंस्ट्रक्शंस, लेटेंसीज एंड डिपेंडेंसीज, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर की complexity is always preferred of over hardware complexity. Now I don't know if it's a blanket statement. It's not a blanket statement. It's not always true, ठीक है? But let's say generally speaking, अगर आपके पास, क्योंकि let me say this, हार्डवेयर डिज़ाइन, वेरिफिकेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, ये इतनी सब्सटैंशियल होती है कि अमूमी तौर पे जब आप मूव कर रहे होते हैं you're pretty much moving with very stable iterations of the hardware, ठीक है? और उसके अंदर जो जिस तरह से उसमें जिद्दत आती है तो उसमें ऐसी बात है कि इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि जी ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए या हर किस्म की ऑप्टिमाइजेशन के लिए उसको डिज़ाइन करें, किया जा सकता है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, दैट बीइंग वन, या फिर आप बात करें रिलायबिलिटी की, परफॉर्मेंस की स्पेसिफिकली, स्पेशली अगर आप कहते हैं कि मैं इस तरह का हार्डवेयर डिज़ाइन करना चाहता हूँ जो कि कई डायमेंशंस में हैजर्ड्स को रादर उनकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करे, यानी कि द नंबर ऑफ टाइम्स दीज हैजर्ड्स अकर, तो वो हार्डवेयर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो डिज़ाइन इटसेल्फ वुड बी वेरी problematic, costly, time consuming, time to bring that hardware to the market is going to be substantially high, and then the unit cost of that item would also be quite high. फिर सेकंड चीज़ ये है कि ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी इतनी ज़्यादा हो जाएंगे, तो इतने सारे इसके साथ ओवरहेड्स हैं कि unless and until you have a huge benefit of actually coming up from a grounds up hardware design that is giving you all those dividends, it's sometimes especially in terms of turn back time, टर्न अराउंड टाइम, सॉफ्टवेयर की जो अप्रोच होती है वो ज़्यादा आसान होती है, इवन दो मे बी इट्स अ बिट स्लोअर देन व्हाट द हार्डवेयर इज गोइंग टू गिव यू। तो मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल देते हैं कि हम लोग अब चलेंगे, तो द रीज़न वाई वी हैव दिस एक्चुअली दिस स्लाइड, इस स्लाइड का मकसद ये है टू सॉर्ट ऑफ emphasize that our approaches going forward are going to be
अप्रोचेस इन स्टैटिक स्केजुलिंग। ठीक है, तो हम आगे जाते हुए स्टैटिक स्केजुलिंग की अप्रोचेस को देखेंगे, which is going to be compiler based or programming based scheduling efforts। ठीक है, I hope you can appreciate the word scheduling, क्योंकि अब आप देखेंगे आगे के स्केजुलिंग के अंदर जब हम बात करते हैं या ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, इसका मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है और हमने उनको स्केड्यूल कैसे करना है उनकी एग्जीक्यूशन को। ठीक है, एंड द आइडिया इज दैट वी हैव टू स्केड्यूल देम in a manner that whereby we are able to minimize different hazards। तो इसकी मिसाल देख लेते हैं। ये एक मिसाल है लूप स्केजुलिंग की। ना लूप स्केजुलिंग बेसिकली स्केजुलिंग जैसे मैंने बताया कि क्या है, आपके पास नंबर ऑफ जॉब्स हैं और टिपिकली क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ अराइवल स्केजुलिंग होती है, यानी कि द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ स्केजुलिंग इज ऑर्डर ऑफ अराइवल, विच इज ये आपका एक प्रोग्राम है और इसमें पहली लाइन ऑफ कोड, दूसरी, तीसरी, चौथी और nth लाइन ऑफ कोड है, एंड अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम काइंड ऑफ जंप स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट, आप क्या कर रहे होते हैं, ऑर्डर ऑफ अराइवल का मतलब ये है कि पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, जब मैं स्केजुलिंग की बात करता हूँ उसका मतलब ये है कि I'm doing like sort of out of order execution, or I'm executing it in a different order, और वो जो process है of ordering the execution sequence is called scheduling। So what we are looking for is loop scheduling, and specifically the problem we want to solve is control based hazards। ठीक है, तो हमने control hazards को वो देखना है, मिनिमाइज करना है। ठीक, control hazards, like all hazards, ठीक है जी, ट्रांसलेट इनटू स्टॉल्स। ये हमारा सबसे बड़ा मसला, लॉस इन टाइम, लॉस्ट इन लेटेंसी, रादर लॉस इन थ्रूपुट, नॉट लेटेंसी। कंट्रोल हैजर्ड्स आल्सो कॉज स्टॉल्स, और कंपाइलर का काम होना चाहिए कि वो स्टॉल्स को मिनिमाइज करे। ठीक, तो हम लोग जो हैं वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विल बी फोकसिंग ऑन लूप्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन लूप्स। ठीक है, बिकॉज इसमें साइकिल्स बहुत ज़्यादा होती हैं and they basically comprise the highest frequency of branching। ठीक है, तो ब्रांच वॉल्यूम जो है वो अमूमी तौर पे सबसे ज़्यादा लूप्स में होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रांचेस। मतलब क्या हो सकता है, आपका एक प्रोग्राम है और उसके अंदर एक लूप है जो 1000 टाइम्स चलता है, आगे जाके एक और लूप है जो कि 10,000 टाइम्स चलता है। ठीक है, तो एवरी टाइम इट मेक्स दैट डिसीजन टू स्टे इन द लूप, decisions stay in the loop, decisions stay in the loop, all of these decisions statements, comparison statement, whatever they are, comprise a branch, a jump। और हम ये देखते हैं कि जो ब्रांचिंग एंड जंपिंग है उसकी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अमूमी तौर पे लूप्स में होती है। ठीक है, तो दैट्स अ गुड प्लेस टू टारगेट इन अ प्रोग्राम। सेकेंड थिंग इज कि दे आर रिलेटिवली ईजी टू एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज। ठीक है, क्योंकि अमूमी तौर पे आपका जो लूप होगा वो कंट्रोल्ड piece of code है, even though it's a loop। ठीक है, so it's not unlike an arbitrary jump or a jump to a function। for example, अगर एक function की call है या interrupt based है तो वो चीज़ें शायद इतनी आसान नहीं होती एनालाइज करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए, लेकिन a loop is generally, because it's hard coded, it's easy to analyze। now by the way, you have to understand what we are talking about right now। we are talking about compiler optimization। compiler अगर आपको याद हो कि आप अगर प्रोग्रामर हैं और आप जो हैं वो एक पीस ऑफ कोड लिख के लेट्स से सी में कंपाइलर को पास करते हैं। ठीक है, तो ये लेट्स से इट्स अ क्रॉस कंपाइलर, और ये जो है क्या करता है कि किसी माइक्रो कंट्रोलर के लिए यहाँ पे लेट्स से दिस इज सी कोड, ये मशीन कोड जनरेट करता है। ठीक है, और ये मशीन कोड जो है वो आगे किसी हार्डवेयर में जा रहा है, सम काइंड ऑफ हार्डवेयर। ठीक, तो कंपाइलर का काम यह है कि आपके कोड को देख के, तो आपके कोड की हद तक तो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा कि लूप्स कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, उनके साइजेस क्या हैं। तो कंपाइलर ने क्या करना है कि ऐसा मशीन कोड जनरेट करना है, और जो मशीन कोड है उसके अंदर उसने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन की स्केजुलिंग करनी है, और स्पेसिफिकली लूप्स की स्केजुलिंग इस तरह से करनी है तब के जब वो मशीन कोड
हार्डवेयर में जाए तो उसकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हो इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग हैजर्ड्स ड्यू टू कंट्रोल। ठीक। तो हमारी assumptions क्या हैं? Stalls occur when one instruction depends on the upcoming instruction। ठीक है, obviously ये एक सबसे मैंने शुरू में भी बात की थी कि डिपेंडेंसी जो है इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्टॉल्स। ठीक है, ऑब्वियसली हमने ये भी देखा हुआ है कि स्टॉल्स में occur if two instructions running in tandem are dependent on the same resource। ठीक है, लेकिन उसको भी अगर वो रिसोर्स जो है आपके रजिस्टर फाइल है तो हम उसको डेटा डिपेंडेंसी कहेंगे। अगर आप और करेंगे दैट इज स्टिल अ डिपेंडेंसी। एक और किस्म की डिपेंडेंसी ये होती है कि ऑब्वियसली एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर है, तो जो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की हालत में और दूसरी इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूशन की हालत में, लेकिन दिस हैज टू लेट्स से प्रोड्यूस अ वैल्यू एंड पुट इट इन R14 एंड आई हैव टू यूज R14 इन दिस इंस्ट्रक्शन लेट्स से। तो इसने इस्तेमाल करनी है, इसने उसकी मोस्ट लेटेस्ट वैल्यू डालनी है, ये भी डेटा डिपेंडेंसी है। लेकिन उसके अलावा हमने देखा था कि स्ट्रक्चरली ये डिपेंडेंसी भी हो सकती है कि आप एक रिसोर्स की तरफ देख रहे हैं, लेकिन डिपेंडेंस इज लाइक सॉर्ट ऑफ कॉजिंग प्रॉब्लम्स। ठीक। जो डिपेंडेंसी है अमूमी तौर पे जब हम मेजर करेंगे तो हम रियलाइज मतलब द वे वी वर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड वो ये है कि हम ये कहेंगे कि हर इंस्ट्रक्शन की इनहेरेंटली वो इंस्ट्रक्शन खुद भी डिपेंड करेगी कि उसकी डिपेंडेंसी की लेवल क्या है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन खुद डिफाइन करेगी कि हाउ इट कैन बी डिपेंडेंट, और उसके साथ जो एसोसिएटेड लेट्स से स्टॉल होगा वो भी डिपेंड करेगा कि वो किस इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो स्टॉल कब होते हैं? जब वन इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द अदर इंस्ट्रक्शन। इसकी फ्रेजिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, मैं इसको दोबारा फ्रेज कर दूंगा। ठीक है, अभी हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा सॉरी, तो इसमें बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या है कि जो भी हमारी डिपेंडेंसी है वो उसमें दो फैक्टर्स है, एक वो इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट हो रही है और दूसरी वो इंस्ट्रक्शन जो उसके बाद आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों की केस में हम लोग डिपेंडेंस को देखेंगे। ठीक है, और हम इसको व्यू किस तरह करते हैं? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिप्स। ठीक है, ये एग्जांपल दी गई है, दिस इज फ्रॉम योर बुक। लेट्स से इट सेज कि अगर आपकी लोड की इंस्ट्रक्शन है तो ये लोड की इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 साइकिल लेगी और 1 साइकिल लेगी फॉर ऑल कंज्यूमर्स। एक स्टॉल साइकिल होगा आफ्टरवर्ड्स इफ एड एज कंज्यूमर। व्हाट इट मींस इज कि अगर मेरी ये लोड की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और लोड की इंस्ट्रक्शन के बाद एक और इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, और ये इंस्ट्रक्शन डिपेंड कर रही है, तो दिस इज अ कंज्यूमर। एक्स वाई जेड इज अ कंज्यूमर। इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड कर रही है इसके ऊपर। व्हाट इट मींस इज कि अगर मैं कहता हूँ कि एक्स से वैल्यू R16 में डाल या R1 में डाल दो, तो इस एक्स वाई जेड इंस्ट्रक्शन को R1 की वैल्यू चाहिए। सो दिस इज डिपेंडेंस। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर, आई थिंक दिस इज MIPS 32 hypothetical, obviously not we don't have the hardware to go with it, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम एक आर्किटेक्चर रिज्यूम कर रहे हैं। So this is an assumption of an architecture, and any architecture can be described in these terms and they are understood in these terms। कि अगर मेरे, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर मेरी लोड की इंस्ट्रक्शन हुई और उसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन हुई और अगर इनमें डिपेंडेंसी हुई तो यहाँ पे बीच में एक स्टॉल साइकिल आया होगा मेरा। ठीक है, अगर मेरी ये एक फ्लोटिंग पॉइंट प्लस माइन ये ALU इंस्ट्रक्शन हुई, ठीक है, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन हुई या लॉजिक इंस्ट्रक्शन हुई, और इसके बाद वाला जो मेरा कंज्यूमर है अगर वो स्टोर है, ठीक है, लेट मी जस्ट, मेरी है FPALU, तो मैं फ्लोटिंग पॉइंट ऐड है जैसे, ठीक है,
और ये वैल्यू जो है इट नीड्स इट इन लेट्स से R16 कमिंग फ्रॉम समवेयर। इसके बाद एक अगर स्टोर की कमांड है, इसको समझने की कोशिश, ये सब जानने के लिए कि ये क्या कह रहा है, कि अगर इसके बाद एक स्टोर की कमांड होगी जो कि इस पर डिपेंड कर रही होगी, तो इसके दरमियान में दो स्टॉल साइकिल्स आएंगे, यानी कि दो साइकिल्स आए होंगे अगर ये दोनों साथ साथ होंगी। और अगर स्टोर के अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन हुई, ठीक है, तो इसके दरमियान में एक दो तीन स्टॉल साइकिल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टोर के केस में दो स्टॉल साइकिल्स, किसी और इंस्ट्रक्शन के केस में तीन स्टॉल साइकिल्स। इसी तरीके से अगर इंटीजर ALU फंक्शन है, कमांड है रादर, तो अगर उसका अगली इंस्ट्रक्शन कंज्यूमर भी है तो कोई स्टॉल नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग है। इंटीजर ALU है जो कि खुद एक साइकिल पे चलेगी, अगर इसके फौरन बाद एक कंज्यूमर भी है, यानी कि आप इंटीजर ऐड है और उसके फौरन बाद लेट्स से आपके ये इंटीजर ऐड है और जिसमें R16 के अंदर वैल्यू जा रही है और उसके फौरन बाद कोई भी और इंस्ट्रक्शन है जो कि इस R16 को इस्तेमाल कर रही है, तो इनके दरमियान में कोई भी स्टॉल नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी फौरन अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन होगी तो फिर एक स्टॉल साइकिल होगा। ठीक है, और वन ब्रांच डिले स्लॉट कंप्लीट्स इन 2 साइकिल। ठीक है, तो दिस इज एन आर्किटेक्चर वी आर गोइंग फॉर MIPS। ठीक है, तो इसको लेके हम आगे चलेंगे बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड एनी आर्किटेक्चर फॉर एनी कंप्यूटर इन दीज टर्म्स। ठीक, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, अगर आपको ये चीज़ ये इन्फॉर्मेशन दी हुई हो तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको दी हुई हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लोड जो है वो 2 साइकिल लेगी, अगर उसकी अगली इंस्ट्रक्शन कोई भी हो जो कि उस लोड की वैल्यू को इस्तेमाल करेगी तो एक स्टॉल साइकिल है। अगर वो कंज्यूमर नहीं है तो इफ इट्स नॉट अ कंज्यूमर तो फिर कितने स्टॉल साइकिल्स होंगे बीच में, कितने होने चाहिए? 0। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम जैसा देखा था, ये हमारी है इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डी कोड, मेमोरी फंक्शन, राइट बैक। और हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये मल्टी साइकिल एग्जीक्यूशन स्टेज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी वो एक साइकिल लेंगी, कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी वो 7 साइकिल लेंगी, कुछ 4 साइकिल लेंगी, कुछ अप टू 25 लेती हैं। ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था कि दीज कैन बी डिफरेंट। हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है कि फ्लोटिंग पॉइंट ALU जो है, ये फ्लोटिंग पॉइंट ALU है, तो ये 4 साइकिल ले रही है खुद। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ALU, सॉरी इंटीजर ALU जो है वो ये वाली है, तो इंटीजर ALU एक साइकिल ले रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो पूरी कहानी लिखी हुई है यहाँ पे ऊपर, इसको एज अ बबल, ये पूरी की पूरी कहानी को इसको समराइज कर दिया इस बबल के साथ। ठीक है, यानी कि लोड फॉर एनी लेट्स से कंज्यूमर, फॉलोइंग इट यू वुड हैव वन स्टॉल FP, जो फ्लोटिंग पॉइंट ALU सबके लिए 3 है। अगर स्टोर की कमांड हो तो 2 स्टॉल्स होंगे, अगर आपकी इंटीजर ALU कमांड है उसके फ़ौरन बाद अगर ब्रांच है तो एक स्टॉल होगा। ठीक है, इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास सी का कोड है, सी का कोड हमारा क्या कह रहा है कि आई की वैल्यू जो है वो 1000 है, जब तक आई 0 से बड़ा है तो आई माइनस माइनस करो और एक्स आई के अंदर एक कांस्टेंट एस ऐड करो और उसको दोबारा एक्स आई ओवरराइट करो। यानी कि बेसिकली मेरे पास 1000 वैल्यूज़ हैं और मैं एक्स बेसिकली 1000 से लेके जो एक वैल्यू है जा रहा हूँ ऑल द वे टू x1 तक, और इनके अंदर मैं सब में जो उसकी वैल्यू है, जो भी ओरिजिनल वैल्यू पड़ी है, उसमें एक कांस्टेंट s ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक, तो इसकी इक्विवेलेंट असेंबली कोड इस तरह का होगा। ठीक है, तो आई होप यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू।
ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। हाँ जी, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। बेसिकली कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं R2 को इस जगह पे, यानी कि ये वाला जो है इस चीज़ के लिए हम R2 को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है जी, हमने वो वैल्यू उठाई F0। बाय द वे ये जो F वाले हैं ये रजिस्टर्स हैं, लेकिन इनमें और दूसरे रजिस्टर्स में क्या फ़र्क है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन स्टोर कर सकते हैं, विच मीन्स कि आई कैन स्टोर रियल नंबर्स एंड देयर। तो F0, F1 एंड सो सो फोर्थ। और R1 जो है ये मेरा इंटीजर रजिस्टर है, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट का नहीं आइडिया तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा कि फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन क्या होती है। 12 तो अच्छा, तो R1 एक लोकेशन मेरे ख्याल पॉइंट कर रही है। R1 इज पॉइंटिंग टू अ लोकेशन, और मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 जहाँ पे पॉइंट कर रही है उसकी वैल्यू मैं लोड कर रहा हूँ टू F0। F2 जो है वो कांस्टेंट S को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एम एडिंग दैट वैल्यू। और मैं क्या कर रहा हूँ कि दोबारा से जहाँ पे R1 पॉइंट कर रहा था वो वैल्यू मैं अब स्टोर कर रहा हूँ, ठीक। और R1 की वैल्यू को मैं आई -8 का मतलब है कि आई एम जंपिंग वन लोकेशन एंड एड्रेस, ठीक है, विच इज एक्चुअली दिस थिंग। और फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि क्या R1 R2 के बराबर हो गया, यानी कि R1 जो है वो 0 हो गया। तो हम एज्यूम ये करें कि R1 की इनिशियल वैल्यू जो है वो पॉइंट कर रही थी टू द लास्ट एलिमेंट इन द अरे, ठीक है, वट एवर दैट वैल्यू वाज। जब R1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब तक R1 की वैल्यू 0 नहीं है तो इट विल कीप ऑन मूविंग बैक, और ये लूप 1000 दफ़ा चलेगा, और 1000 आइट्रेशन के बाद जो है ये बाहर आ जाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि दिस इज अ लूप व्हिच इज, सो दिस ब्रांच, दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, दिस इज, हम देखेंगे कि आगे हमने इसको कैसे रिजॉल्व, मतलब ये भी एक इशू है, बिकॉज यहाँ पे हमें पाइपलाइन जो है वो प्रॉब्लम देगी। तो इस पाइपलाइन को कितनी देर लगेगी रन होने में? हमारा क्लेम ये है कि इस कोड में एक्चुअली 3 लाइन का कोड है जो एक्चुअल काम कर रहा है। अगर आप गौर करें कि लोड द वैल्यू, ऐड द वैल्यू, स्टोर द वैल्यू, ठीक है, वो यहाँ पे हो रहा है। लोड द वैल्यू, ऐड द वैल्यू, स्टोर द वैल्यू, और बाकी सारी की सारी जो काम हो रहा है वो ये, जिसको आप सी में ये सारा काम, या अगर यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट्स होते हैं, मेंटेनिंग दी लूप। तो ये 5 लाइन का, 1 2 3 4 5 लाइन का असेंबली कोड है, जिसके अंदर 3 लाइन का एक्चुअल काम हो रहा है, और ये 10 साइकिल लेगा पर लूप आइटरेशन। ना वो 10 साइकिल क्यों लेगा? अगर आपको याद हो हमने इस चीज़ की बात की थी, अगर लोड इंस्ट्रक्शन है इट्स फॉलोड बाय ए डिपेंडेंसी। अगर मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन है एंड इट्स फॉलोड बाय अ डिपेंडेंसी, इज इट फॉलोड? अभी देखें ना, ये फ्लोटिंग पॉइंट ऐड है जिसके अंदर मैं F4 के अंदर डेटा लिख रहा हूँ, और अब मैंने F4 का डेटा जो है वो इस लोकेशन पे डालना है, तो डिपेंडेंसी है, यहाँ पे भी डिपेंडेंसी है, ठीक है। और ब्रांच से पहले क्या मेरे पास कोई इंटीजर इंस्ट्रक्शन है? तो ये एक इंटीजर इंस्ट्रक्शन है राइट बिफोर द ब्रांच, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो दीज आर ऑल प्रॉब्लम एरियाज, एंड वी वुड एक्चुअली सी कि माय कोड would practically when it's going to run, it's going to run like this। यानी कि अगर मेरा जो कंपाइलर है या असेंबलर है वो अ, ये कोड इस सीक्वेंस में डाल देता है, तो इस सीक्वेंस में मेरे एग्जीक्यूट होगा, लोड होगा, because of this thing, because of this feature of this architecture, it will have to waste 1 cycle before it can add, and then because of this particular, क्योंकि अगर मेरी फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन है फॉलोड बाय अ डिपेंडेंट स्टोर,
तो ये जो स्टोर है ये डिपेंडेंट है, तो इसकी कितनी स्टॉल्स होंगी, 2 स्टॉल्स होंगी, तो ये आई वेट 2 cycles बिफोर आई कैन स्टोर। यहाँ पे अब पर्टिकुलरली हमने स्टोर को नहीं देखा हुआ, ठीक है, तो अगर स्टोर के आगे कोई डिपेंडेंसी हमें नहीं पता, एटलीस्ट इन सो फार दिस इज कंसर्न। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर एएलयू इंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये कह रहा है कि अगर इसके फौरन बाद एक डिपेंडेंट ब्रांच होगी तो एक स्टॉल होगा, तो ये हो गया स्टॉल। और बाय द वे हमने एक और बात भी की थी, अगर आपको याद हो पीछे, कि हर ब्रांच जो है वो उसकी एक बाय डिफॉल्ट डिले स्लॉट होगी, हर ब्रांच की एक डिले स्लॉट होगी। तो व्हाट दिस मीन्स इज कि जब भी आपकी ब्रांच होगी, चाहे उसके अगली इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंसी हो या ना हो, एक ब्रांच डिले स्लॉट होगी, तो ब्रांच इज गोइंग टू गिव यू ए डिले एज वेल, ठीक है। तो ये देख लें, तो ये जो ये है, ये हमें ब्रांच की वजह से मिल रही है, ये वाली है, ठीक। तो एक्चुअली हमारा 10 साइकिल का स्केड्यूल होगा। अब सवाल ये है कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कोई तरीका है ऐसा जिससे हम इसको कम कर सकें इस टाइम को। तो बेसिकली मसला ये है डिपेंडेंसी का है, और डिपेंडेंसी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये लोड है और इसके फौरन बाद ऐड है, तो ये इसका डेटा कम से कम एक एक्स्ट्रा साइकिल चाहिए फॉर दैट टू बी रेडी। और अगर ये वाला ऐड है और उसके बाद जो है फौरन बाद स्टोर है, तो उसको कम से कम 2 साइकिल चाहिए फॉर दैट टू बी रेडी। इसी तरह से सो एंड सो फोर्थ। सो आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि अगर हम इस सिस्टम को रीस्केड्यूल करें इस तरह से कि ऑन ऑन इन दी असेंबली कोड, कि इवन तो ये डिपेंडेंसीज हैं लेकिन हम इंस्ट्रक्शंस को ऊपर नीचे मूव कर दें इस तरह से, ताकि यहाँ पे हम एक ऐसी इंस्ट्रक्शन फिल करें जो कि इस पे डिपेंडेंट ना हो, और यहाँ पे ऐसी इंस्ट्रक्शन करें जो इस पे डिपेंडेंट ना हो, और यहाँ पे ऐसी इंस्ट्रक्शन फिल कर दें जो इस पे डिपेंडेंट ना हो, तो हमारे कोड जो है वो हमें उसमें बहुत बेहतरीन नजर आएगी, ठीक है। तो इज दिस समथिंग वी कैन डू? यस, अभी मैंने आपको बताया। तो अब ये देख लें कि हमने क्या किया है कि इसी को रीऑर्डर किया, ठीक है। तो रीऑर्डरिंग करने के बाद 10 साइकिल के बजाय अब ये 6 साइकिल ले रही है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमारे पास क्या था, पहले लोड कर रहे थे, फिर हम ऐड कर रहे थे, फिर हम स्टोर कर रहे थे, फिर हम इंटीजर ऐड, और हम ब्रांच कंडीशन। हमने यहाँ पे क्या किया है कि पहले लोड किया, लोड के बाद हमने क्या किया है कि ये इसकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, सो दिस इंस्ट्रक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग दैट्स गोइंग अप। तो हमने क्या किया, इसको इधर मूव कर दिया, तो इमीडिएटली हमने ये वाला स्टॉल रिमूव कर दिया। अच्छा, एक और काम किया है, क्योंकि हमने इसको इधर मूव कर दिया है तो इमीडिएटली ये वाला स्टॉल भी गायब हो गया, क्योंकि जो जो ब्रांच जो इसके बाद स्टॉल आ रहा था वो इसलिए आ रहा था कि अगर इंटीजर इंस्ट्रक्शन हो फॉलोड बाय अ ब्रांच, तो वो वाला केस भी खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने 2 स्टॉल्स रिमूव कर दिए बाय मूविंग दिस थिंग। तो यहाँ तक तुम्हारा कोड ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम हमारा क्या था कि अगर इसके बाद जो है स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, तो मुझे इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे 2 साइकिल्स चाहिए। तो अगर आप गौर करें कि अगर मैं जो ये ब्रांच स्टेटमेंट है इसको ऊपर मूव कर दूं, तो ऐड के बाद कितने साइकिल्स मेरे पास आ गए, यानी कि अब ये पाइपलाइन में ऐड है ऑलरेडी, ठीक। एक स्टॉल साइकिल है जो इज डूइंग नथिंग, सो इट्स अ ब्लैंक साइकिल। और फिर एक ये वाला साइकिल है, राइट, ब्रांच वाला, और ये मेरा स्टोर है। अब ये वाला काम करेगा, पूछे क्यों? क्योंकि होगा ये कि जो ऐड जो है फर्ज करें इस पॉइंट पे डेटा प्रोड्यूस करता है, तो इसने कहा था कि मैं 2 साइकिल्स के बाद, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे डेटा प्रोड्यूस हो चुका होगा, एंड सो इन दिस पॉइंट इन टाइम, लेट्स से रादर इस पॉइंट पे डेटा प्रोड्यूस हो चुका है, तो ये जो है जो मेरा एस डी है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे मेरा क्या है, ब्रांच है, तो ये चलता रहेगा,
और ये जो है आप गौर करें कि ये अपनी एग्जीक्यूशन को खत्म करेगा, ये एक स्टॉल साइकिल बीच में टाइम ज़ाया कर रहा है, और ये जब कर रहा होगा तो ये जो स्टोर वाला काम है ये अपना काम करता रहेगा हद तक कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड इट विल पिक अप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच इज दिस इंस्ट्रक्शन, बट इट्स गोइंग टू गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस स्टोर। फाइन। ठीक। तो और वैसे भी बाय द वे कि ब्रांच के बाद हमें एक स्टॉल साइकिल चाहिए था, तो एक्चुअली हम वी कैन पुट समथिंग राइट इन बिहाइंड इट। ठीक है, व्हिच मींस व्हाट, कि ये ब्रांच को भी एक एक्स्ट्रा साइकिल चाहिए बिफोर इट कैन डिसाइड कि इफ इट्स जंपिंग और नॉट। ठीक है, तो उस वक्त तक जो है वो मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर हो चुका होगा, तो इट वुड वर्क। ठीक है, इसको हम और कम भी लेके जा सकते हैं। ठीक। लेकिन बार अब गौर करें कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रोग्राम जो है वो इससे रिड्यूस होके यहाँ तक आ गया। अभी हम देखेंगे कि हम इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, आगे हम इसको देखेंगे। सवाल यही है कि कैन वी somehow get the execution time to be 3 cycles per iteration, क्योंकि हम एक्चुअल काम तो 3 साइकिल्स का कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, और इससे हम ये है लूप अनरोलिंग। लूप अनरोलिंग काफ़ी लोग आपके पहले से जानते हैं, मेरा ख्याल है पहले कर भी चुके हैं, मैंने क्लास के अंदर कई दफ़ा लूप अनरोलिंग का जिक्र भी किया है। तो लूप अनरोलिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम एक लूप को ब्रेक डाउन कर दें, लेट्स से कि वो, और ये उस केस में हो सकता है कि अगर ये आइटरेटिव लूप्स, मतलब के जो लूप्स हैं उनकी आइटरेशंस की आपस में डिपेंडेंसी ना हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट लूप्स हो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है कि आप अम, जैसे 1000 आइटरेशंस का लूप था जिसके अंदर आप एक ऑपरेशन कर रहे थे, तो ब्रांच हमारी कॉस्ट थी, ब्रांच वाज लूजिंग अस ए साइकिल एवरी टाइम। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 1000 ब्रांचेस का मतलब है 1000 लॉस साइकिल्स। अगर मैं ब्रांच की तादाद, और ब्रांच की अपनी कॉस्ट भी थी, अच्छा हमने एक्चुअली ब्रांच की जो कॉस्ट है वो 2 लॉस साइकिल्स है। तो एवरी टाइम अ ब्रांच, तो हमारे पास अगर 1000 आइटरेशंस का लूप है तो हमें एक्चुअली 2000 साइकिल्स लूज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस ट्रांजिशन के अंदर हमने क्या किया है कि जो ब्रांच का लॉस था उसमें से हमने ये स्टॉल रिमूव कर दिया, और अब हमारी जो लॉस है इस पैराडाइम में वो है 1000। ठीक है, सो दिस इज नॉट रियली, वी हैव एग्रीड कि दिस इज द एक्चुअल वर्क आई एम डूइंग, राइट, और ये ब्रांच मेंटेनेंस की इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो अगर आप गौर करें कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ब्रांच मेंटेनेंस की, स्पेशली स्पेसिफिकली दिस थिंग, तो अगर मेरी 1000 दफ़ा लूप चलेगा तो 1000 साइकिल्स में लूज कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ इट। ठीक है, तो इफ आई कैन समहाउ रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रांचेस आई एम वर्किंग ऑन, देन आई कैन बेसिकली सेव साइकिल्स। और उसका तरीका क्या है कि मैं, मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इस लूप में ये जो एक काम कर रहा हूँ एक आइट्रेशन के लिए, ये काम मैं 2 दफ़ा कर रहा हूँ 2 आइट्रेशंस के लिए, तो मैं अपनी लूप्स की तादाद 500 कर सकता हूँ। मतलब 500 आइट्रेशंस ऑफ लूप है एंड दिस इज गोइंग टू बी माय लॉस, तो आई हैव गेन्ड 500। फर्ज करें कि मैं ये जो ये काम कर रहा हूँ ये वाला, ये मैं एक दो की बजाय 4 दफ़ा करता हूँ। अगर मैं 4 दफ़ा करता हूँ तो मैं 250 लूप्स के अंदर कर सकता हूँ, तो मैंने 750 साइकिल्स जो हैं वो सेव कर लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस काम को हम लूप अनरोलिंग कहते हैं, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो अब गौर करें कि R1 ही को लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, सॉरी, तो एक्चुअल जो काम हम कर रहे थे वो ये था, लोड एड स्टोर, फिर हमने R1 की लोड एड स्टोर, लोड एड स्टोर, लोड एड स्टोर। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि R1 की वैल्यू को अपडेट कर दिए बाय 32, क्योंकि हमने ये 1 2 3 4 आइट्रेशंस का काम एक लूप के अंदर किया, और अब मेरा ये लूप जो है वो क्योंकि -32 करेगा, तो ये एक्चुअली 1000 दफ़ा चलने के बजाय 250 दफ़ा चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैंने
कितने बचा लिए? 750 साइकिल्स दैट वुड हैव बीन लॉस्ट मैंने सेव कर लिए लूप अनरोलिंग से। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये टोटल कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इनमें हम कितने साइकिल्स हैं जो कि एक्चुअल काम कर रहे हैं? ये तीन, ये तीन, ये तीन और ये तीन। तो 12 एक्चुअल साइकिल्स ऑफ वर्क है, और 14 टोटल साइकिल्स पर लूप आइट्रेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 12 हैं इंस्ट्रक्शंस, और दो हमारी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस हैं, विच इज़ अ मच बेटर सिनेरियो देन दिस थिंग। ठीक है, तीन इंस्ट्रक्शंस थी जो हम एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे थे, और मेंटेनेंस के लिए 6 टोटल थी। यहाँ पे हम 12 कर रहे हैं और मेंटेनेंस के लिए एक्चुअली 14 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विच इज़ अ मच बेटर परफॉर्मेंस, प्लस वी आर डूइंग दिस 750 times less because we are doing this in 250 iterations. ठीक है, ये बल्कि सारा। अब इसके अंदर क्या ही हमने सही इसको हिसाब लगाया था, देख लेते हैं। इसको गौर करें कि इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन, अब गौर करें कि यहाँ पे compared to the previous one we have done something over here. Let's compare it to this thing. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? स्टोर कर रहे थे, ऐड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि let me just clear this thing. लोड ऐड, ठीक है, तो हमने इसको बाय द वे हमने व्हाट वी शुड हैव डन वो शुड हैव बीन दिस थिंग। ठीक है, तो हमने इसके हिसाब से नहीं किया था, वी हैवंट टेकिंग केयर ऑफ द स्टॉल्स। तो हमारी एक्चुअल ऑर्डर ये होना चाहिए, लोड दिस एडिशन एंड देन दिस फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि हमने अब ये वाला जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि रीअरेंज कर दिया। तो रीअरेंज हमने किया है लूप उसके हिसाब से, which is making sure कि all the stalls are gone। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सारे लोड्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए। ठीक है, नाउ लोड का स्टॉल होगा अगर डिपेंडेंसी है, लेकिन आप गौर करें कि यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। दिस डज नॉट डिपेंड ऑन दिस, डज नॉट डिपेंड ऑन दिस, सो दीज आर इंडिपेंडेंट जीरो स्टॉल्स। फिर सारे फ्लोटिंग पॉइंट ऐड मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। उसके बाद मैंने सारे के सारे स्टोर्स इकट्ठे कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया कि क्योंकि बी एन ई और इसके दरमियान में एक स्टॉल साइकिल था, तो मैंने ये जो इंटीजर ऐड है इसके ऊपर कर दिया। सेकंड चीज़ ये है कि इस बी एन ई के बाद भी एक इम्प्लिसिट स्टॉल थी, तो एक्चुअली जहां मेरे पास ये एस डी हो सकता था, मैंने क्या किया है कि क्योंकि यहाँ पे ये बल्कि इनफैक्ट मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि डी इस इन दोनों के दरमियान में एक स्टॉल था और इसके बाद एक स्टॉल है, तो ये वाला जो एस डी है मैंने यहाँ रख दिया, और ये वाला जो एस डी है मैंने यहाँ रख दिया, और आई हैव बेसिकली इफेक्टिवली नलिफाइड दी स्टॉल्स। तो मेरे पास ये आ गया। तो ये कितने लाइन ऑफ कोड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन्स ऑफ कोड है। ठीक है, जिसके अंदर मैं 4 एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड एंड दिस इज मतलब दिस इज हैज बीन रीस्केड्यूल्ड एंड इट हैज बीन अनरोल्ड। लूप अनरोलिंग के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके प्रोग्राम का साइज बढ़ गया, यानी कि जो 6 लाइन का कोड था वही अब 14 लाइन का कोड बन गया। सेकेंड चीज़ ये है कि क्योंकि हम असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं या मशीन कोड की बात कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर्स चाहिए यूनिक, यू कैन नॉट हैव ओवरलैप, तो आपके रजिस्टर्स की तादाद भी बढ़ गई है। ठीक है, to unroll an iteration loop by degree k, we will need n over k iterations of the larger loop, obviously, followed by n mod k iterations of the original loop. ठीक,
तो ये आपको बता रहा है कि बेसिकली हमारा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक चीज़ होगी। तो अगर आप ऑटोमेटिक लूप अनरोलिंग कर रहे हो तो आपने क्या कंसिडरेशंस हैं? नंबर वन, डिटरमिन द डिपेंडेंसीज अक्रॉस आइट्रेशंस। सबसे पहली बात मैंने ये की थी, और मैंने ये आपको बात की थी कि जो आइट्रेशंस अक्रॉस आइट्रेशंस वो डिपेंडेंसीज नहीं है, दैट वाज द असम्पशन, ठीक है। So in this example, we know that the loads and store in different iterations did not conflict and could be reordered. लेकिन sometimes you would have a case whereby एक लूप की iteration जो है वो अगले लूप की iteration को affect कर रही होगी, ठीक है। उसकी example भी हम देखेंगे। Number two, determine if unrolling will help. This is only possible if iterations are independent, obviously. Determine address offset for different load stores, ये भी obvious है, and dependency analysis to schedule code without introducing hazards. ये अब बाय द वे हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक लूप अनरोलिंग की। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ हो रही है, ये जो ये पर्टिकुलर कमेंट है, दिस इज अबाउट व्हाट वी डिड हियर, ठीक है। तो अगर आपका कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली लूप अनरोल कर रहा है, तो एक तो उसकी शक्ल ये हो सकती है, ये वाली ऑटोमेटिक लूप अनरोलिंग की। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दिस इज आर इंट्रोड्यूसिंग स्टॉल्स, दिस वुड हैव स्टॉल्स। तो ये जो काम हुआ हुआ है वो ये है कि आपने अनरोल भी किया है और उसके बाद आपने इसको रीशेड्यूल किया है टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दी स्टॉल्स, ठीक। तो इन चीज़ों का अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम कोई भी आपका है कंपाइलर जो कि इसको काम को ऑटोमेटिकली कर रहा है, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।